नजर में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम बाबरी मस्जिद के लिए होने वाले विरोध प्रदर्शन की चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो देखें। बाबरी मस्जिद इनेदाम की बरसी के मौके पर मंडी हाउस से जंतर मंतर तक प्रोटेस्ट होना था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, इन तमाम लोगों को डिटेन कर लिया है, इन तमाम लोगों को ले जाया जा रहा है। यही वजह है कि लगातार ये लोग यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस इन तमाम लोगों को डिटेन कर रही है क्योंकि किसी तरह की कोई परमिशन नहीं ली गई थी। इस वजह से देखते हुए इनके पूरे प्रोटेस्ट को न सिर्फ खत्म कर दिया गया है बल्कि इन तमाम लोगों को यहाँ से डिटेन किया जा रहा है। यहाँ पर इन लोगों का क्या कहना है वो भी पूछ लेते हैं। क्यों आए थे? बाबरी मस्जिद को इंसाफ दिलाने। अभी प्रदर्शन नहीं करने दिया ना हमें, जो हमारा राइट था वो भी छीना जा रहा है हमारा। ये तो हमारा राइट है ना। इसका फैसला तो हो चुका है। फैसला हुआ, इंसाफ नहीं हुआ। फैसला हुआ है, इंसाफ नहीं हुआ। दोस्तों, बाबरी मस्जिद की शहादत को 29 साल गुजर गए। 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में यह स्वीकार किया कि बाबरी मस्जिद को मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया था, इसमें मूर्ति रखना कानून के खिलाफ था, बाबरी मस्जिद को गिराना संविधान से धोखा था। इसके बावजूद राम मंदिर के लिए बाबरी मस्जिद की जमीन देकर सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ का खून कर दिया। पिछले 29 सालों में हिंदुस्तान के अंदर कुल 7 लोकसभा चुनाव हुए। इनमें से 5 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 2 मर्तबा कांग्रेस को सफलता मिली। देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल की सरकार 2 साल चली। अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 साल हुकूमत की। कांग्रेस ने 10 साल और नरेंद्र मोदी ने 13 साल सरकार चलाई। इस बीच कभी भी चुनाव के समय बीजेपी को राम मंदिर की याद नहीं आई। उत्तर प्रदेश में भी कई चुनाव हुए, लेकिन बीजेपी ने राम मंदिर का सहारा नहीं लिया। बीजेपी के राम प्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ राम मंदिर की मदद के बगैर ही मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन इस बार बीजेपी की हालत पतली है और उसे अपनी हार साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि केंद्र में मोदी और राज्य में योगी सरकार बुरी तरह फेल हो चुकी है। इसलिए न केवल राम मंदिर बल्कि काशी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की ईदगाह भी उन्हें याद आने लगी है। हालांकि मथुरा में तो दोनों पक्षों के बीच 54 साल पहले यानी 1968 में समझौता हो चुका है कि मस्जिद वहीं रहेगी। 1991 के अंदर संसद में कानून बन चुका है कि 1947 के बाद किसी भी प्रार्थना स्थल को नहीं बदला जाएगा। मगर बीजेपी फिर से मथुरा के सहारे चुनाव जीतना चाहती है। इसीलिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इस साल 6 दिसंबर को मथुरा में वो जलाभिषेक करने का फैसला किया। इसी तरह ये लोग ये भी चाहते हैं कि मथुरा और काशी में उलझाकर मुसलमानों को बाबरी मस्जिद भुला दी जाए। लेकिन मुसलमान और दूसरे न्याय प्रिय लोग ने फिर एक बार साबित कर दिया कि वो बाबरी मस्जिद को भूले नहीं हैं। आइए सुने कि इस साल जंतर मंतर पर 6 दिसंबर को होने वाले विरोध प्रदर्शन के बारे में डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास क्या कहते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर और वेलफेयर पार्टी के सदर डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब, यहाँ पर जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, क्या परमिशन नहीं थी? देखिए, ये साल अजीबोगरीब मामला है कि हमें हर साल 28 साल से लगातार प्रोग्राम करते आ रहे हैं। इस साल इन्होंने परमिशन ऐन वक्त पर रिजेक्ट की। हम लोगों को इत्तला कर चुके थे। हमने कहा कि हम तो जमा होंगे, आपको जो कार्रवाई करना करिए। ज़ाहिर है कि हम लोग यहाँ जमा हुए, बहुत पीसफुल तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए हमने अपने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया। लेकिन पुलिस ने बीच में डिस्टर्ब किया और हमारे बहुत सारे साथियों को उठाकर वो थाना लेके गई। ये जो बाबरी मस्जिद का वाक़या है, हिंदुस्तान की तारीख का सबसे शर्मनाक और अफसोसनाक वाक़या है। और हम समझते हैं कि उस मामले में अदालत का जो रवैया रहा है, चाहे वो 9 नवंबर का फैसला हो 2019 का या उसके बाद बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन का फैसला हो, इन दोनों फैसलों में मुसलमानों के साथ में और तमाम इंसाफ पसंद लोगों के साथ में सख्त नाइंसाफी हुई है। हाँ, तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में सुना कि डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने
किस तरह बाबरी मस्जिद के बारे में मुसलमानों का पक्ष रखा और बताया कि 29 सालों से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और आगे भी जारी रहेगा। इस तरह का विरोध प्रदर्शन जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में भी हुआ। इसकी शुरुआत 6 दिसंबर से 2 दिन पहले यानी 4 दिसंबर को हो गई थी। वहाँ पर वहाँ के छात्रों ने और वहाँ की छात्र संघ ने आनंद पटवर्धन की डॉक्यूमेंट्री फिल्म राम के नाम की स्क्रीनिंग का फैसला किया। जेएनयू प्रशासन ने इसको रोकने के भरसक प्रयास किए, लेकिन उसकी एक नहीं चली। आइए सुनिए स्टूडेंट्स यूनियन की अध्यक्ष आयशे घोष इस बारे में क्या कहती हैं। देखिए, जेएनयू प्रशासन के जो सर्कुलर आया था उसमें भी साफ साफ तौर में उन्होंने लिखा था कि वो लोग कार्रवाई कर सकते हैं अगर हम लोग फिल्म डॉक्यूमेंट्री का स्क्रीनिंग करते हैं। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन है कि हो सकता है कि वो लोग प्रोक्टोरल नोटिसेस वगैरह जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन को भेजे, और पहले भी हुआ है ऐसे बहुत सारे चीज़ों में जब उन्होंने सर्कुलर निकाले उन्होंने प्रोक्टोरल इंक्वायरीज भेजे। लेकिन प्रोक्टोरल इंक्वायरीज से हमें मतलब नहीं है, ये यूनियन का ऑफिस है, ये जेएनयू प्रशासन के दायरे में नहीं आता है। यहाँ पे हम लोग क्या स्क्रीनिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और ये कोई डॉक्यूमेंट्री जो हमने पहले भी बोला, ये कोई बैंड डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये यूट्यूब में अवेलेबल है, सबके लिए अवेलेबल है। तो इसका हमने स्क्रीनिंग कराया है, हमने कुछ गलत नहीं किया है। अगर इंक्वायरी आएगी उसका भी जवाब जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से दिया जाएगा। देखिए, माहौल को क्रिएट करवाया जा रहा था। एक तो पहली सर्कुलर जो प्रशासन की तरफ से आई उससे, उसके बाद जो एबीवीपी के कुछ लोग हैं उन्होंने व्हाट्सएप पे स्टेटसेस लगाए कि अयोध्या तो झांकिए, काशी मथुरा बाकी है, ऐसे स्लोगन्स लिखे गए। फिर ये भी बोला गया कि अगर जेएनयू के फिल्म स्क्रीनिंग पे आप जा रहे हैं तो अपने रिस्क में जाइए। तो ऐसे चीज़ें बोल के वो डराने का माहौल तैयार कर रहे थे, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा ही स्टूडेंट्स इस फिल्म डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग में आज यहाँ पे उपस्थित थे और सक्सेसफुली इसको हम लोग स्क्रीन कर पाए हैं। इस वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार छात्रों को डराने की कोशिश की गई, लेकिन वो डरे नहीं बल्कि डटे रहे। राम के नाम की जो ये डॉक्यूमेंट्री है ये क्या है और आज के युग में इसका क्या महत्व है, ये जानने के लिए उसके निर्माता आनंद पटवर्धन का ये वीडियो देखिए, जो उन्होंने जो है वो 4 दिसंबर को, जबकि जेएनयू प्रशासन जो है वो छात्रों को रोकने की कोशिश कर रहा था, उस दिन उन्होंने ये वीडियो जो है ट्विटर पे जारी किया और एक बहुत ही अहम संदेश दिया। आप इस संदेश को देखें और इसके बाद आप अपने आप को ये डॉक्यूमेंट्री देखने से नहीं रोक पाएंगे। आइए सुने आनंद पटवर्धन इस वीडियो के बारे में क्या बताते हैं। तय किया है कि एडमिनिस्ट्रेशन के मना करने के बावजूद आप राम के नाम दिखाने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका फिल्म दिखाने का पूरा अधिकार है, इसलिए कि इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट CBFC ने दिया है बहुत पहले। उसके बाद इसको 1992 में राष्ट्र पुरस्कार मिला, बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री का नेशनल अवार्ड। उसके बाद ये फिल्म दूरदर्शन पे भी दिखाई गई, क्योंकि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इस फिल्म को प्राइम टाइम पे यानी 9 बजे रात को दूरदर्शन पे दिखाई जाएगी, और दिखानी पड़ी उनको। और उसके बाद एक और टीवी ने दिखाई फिल्म, मेरे ख्याल से जब इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट हुआ था उसके बाद, यानी पूरे देश ने ये फिल्म देखी हुई है। आज के जो नई पीढ़ी है शायद उन्होंने, कुछ लोगों ने नहीं देखी होगी, मगर आप इस फिल्म को रोका नहीं जा सकता है। रोका जा सकता है जब आप पूरी तरह फाशिज्म इस देश में ले आओगे, तब आप रोक पाओगे। अभी तक वो पूरी तरह फाशिज्म आया नहीं है, इसलिए आप नहीं रोक पाओगे। जेएनयू का मामला केवल डॉक्यूमेंट्री दिखाने पर समाप्त नहीं हुआ, बल्कि वहां भी 6 दिसंबर को एक जुलूस निकाला गया, जिसमें कई नारे लगाए गए, परंतु सबसे प्रमुख नारा था, नहीं सहेंगे हाशिमपुरा, नहीं सहेंगे दादरी, फिर बनाओ फिर बनाओ फिर बनाओ बाबरी। अब आइए ये देखें कि गोदी मीडिया इस जुलूस को और इस प्रदर्शन को कैसे पेश करता है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से विवादित नारे लगाए गए, और ये नारे लगाए गए हैं बाबरी मस्जिद विध्वंस की सालगिरह के दिन। दरअसल जेएनयू के अंदर जेएनयू स्टूडेंट यूनियन द्वारा एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया। ये प्रोटेस्ट मार्च जेएनयू कैंपस के अंदर ही गंगा
ढाबा से निकाला गया और इस मार्च के दौरान जेएनयू के छात्रों ने जमकर नारेबाजी की और ये नारेबाजी भारत सरकार के खिलाफ की गई, प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई, गृह मंत्री के खिलाफ की गई, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज है बीजेपी आरएसएस के खिलाफ ये नारेबाजी की गई है। दरअसल ये प्रोटेस्ट मार्च जो है वो बाबरी मस्जिद विध्वंस की याद में ये प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया, जिसमें जेएनयू के छात्र विरोध करते नजर आए, सेकुलर भारत की मांग करते नजर आए। आपने देखा कि जो गोदी मीडिया देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को जैसे भड़काऊ नारों पर आपत्ति नहीं जताता, वो किस प्रकार इन नारों पर तिलमिला रहा है। बाबरी मस्जिद पर कोर्ट के अन्याय की दास्तान जो है वो बहुत लंबी है और इसकी आखिरी कड़ी जो है वो बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने वाले सारे अपराधियों को सीबीआई कोर्ट में रिहाई से जो है वो आगे बढ़ता है। ये मामला तो अब जो है वो सीबीआई कोर्ट से निपटा है, लेकिन इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और उसके बाद ये मामला हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट तक भी जाए। आइए सुने पर्सनल लॉ बोर्ड के डॉक्टर कासिम रसूल इलियास इस बारे में क्या कहते हैं। ने आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम दिया है, यहाँ से भी दिया है दिल्ली से और पूरे देश में हर जगह से दिया है कि वो सीबीआई को डायरेक्ट करें कि इस केस की, यानी जो बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन का केस है जिसके मामले में बड़ा अजीबोगरीब फैसला आया है कि उनके खिलाफ ना काफी सबूतों की बुनियाद पर सबको रिहा कर दिया गया। इससे ज्यादा सबूत क्या है, पूरे मुल्क ने देखा, तमाम लोगों ने देखा, जिस तरह नारे लग रहे थे एक धक्का और दो बाबरी मस्जिद तोड़ दो, जिस तरह तमाम लोगों को जमा किया था। लिबरान कमीशन ने वाज़े तौर पर यह कहा था 17 साल की अपनी कार्रवाई के बाद में कि ये लोग सब जिम्मेदार हैं, उसके लिए संघ परिवार जिम्मेदार है, विश्व हिंदू परिषद जिम्मेदार है, बीजेपी जिम्मेदार है। इसके बावजूद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो इससे बड़ी नाइंसाफी और क्या हो सकती है। तो इंसाफ के लिए लड़ाई जारी है। हाँ तो दोस्तों, आपने देखा कि इस देश के मुसलमान और न्यायप्रिय जनता ने हर साल की तरह इस साल भी अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया और ये संघर्ष उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि इंसाफ नहीं मिल जाता। ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी और विषय पर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।